और जो पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें हमेशा जेई में क्वेश्चन इसके ऊपर आता ही है, ठीक है ना। मेंस में तो ये हॉट फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। तो बार बार ऐसे पूछते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई फॉर विच द सिस्टम इज हैविंग नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। हॉट फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार आता है, ठीक है। तो फ्लो चार्ट आप अपने पास रख सकते हो, ठीक है। डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से कोई एक अगर नॉन जीरो हो जाएगा तो नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट सिस्टम आपका हो जाएगा, ठीक है। So I guess we should go for a question now. Should we go for a question? चलें क्या क्वेश्चन की तरफ? एक क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं, मतलब पहले थोड़ा सा इजी सा ले लेते हैं। ये ले लो, चलो लेट्स टेक डाउन दिस क्वेश्चन, थोड़ा इजी है। फाइंड लैम्डा फॉर व्हिच सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड फाइंड ऑल सच लैम्डा। आपको लैम्डा की वैल्यू बतानी है जिसके लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट हो जाएगा। डेल्टा क्या हो जाएगा यहाँ से? 1 1 -2 2 -3 1 1 -5 और 4। डेल्टा निकाल लो आप। डेल्टा 1 निकाल लेता हूँ मैं यहाँ पे। Find the lambda for which system of equation is consistent. सर एक लैम्डा जीरो बोल सकते? वो अभी बोलेंगे, कैसे बोलेंगे वही देखना है, कैसे हम बोलने वाले हैं वो देखेंगे। देखो अगर आपने डेल्टा निकाल लिया तो डेल्टा क्या आ रहा है यहाँ से मुझे बताओ। 1 इंटू 1 इंटू -12 + 5 -1 इंटू 8 -1 -2 इंटू -10 + 3, तो ये आ जाएगा -7 और ये आ जाएगा आपके पास -7 1 आ रहा है। और ये कितना आ रहा है बेटा? मेरा तो 0 आ रहा है यार, देख लो आप लोग बताओ क्या आ रहा है आप लोगों का, तो मेरे को पता चले। डेल्टा 0 आ रहा है, ठीक है ना। और अगर डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 नॉन जीरो आ जाएगा तो भाई इस केसेस में तो लफड़ा हो जाएगा। डेल्टा 0 आ गया तो ऑब्वियसली डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 को क्या आना पड़ेगा? 0 आना पड़ेगा। तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 को 0 आना ही पड़ेगा यो सर। मेरे भाई। अगर ये नॉन जीरो आ गए तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा ना, लिखा हुआ है ना अभी आपने देखो ना। सर तो इसको 0 होना ही पड़ेगा। अब इसको 0 होने के लिए क्या होगा? लैम्डा को 0 होना पड़ेगा। अब लैम्डा अगर 0 हो गया तो क्या हो जाएगा? होमोजीनियस इक्वेशन बन जाएगी। अब होमोजीनियस तो कंसिस्टेंट ही होती है हमेशा, सही है ना। तो लैम्डा की वैल्यू 0 हो जाएगी आपके पास। इज इट क्लियर? सर और अगर ऑल सच लैम्डा लिखा है उसका क्या मतलब है? फॉर ऑल सच लैम्डा मतलब एंड फाइंड ऑल सच लैम्डा लिखा है। पूरा तुमने पढ़ा नहीं इसने बोला फाइंड ऑल सच लैम्डा, ऐसे सारे लैम्डा ढूंढो जिसके लिए कंसिस्टेंट हो, ठीक है ना। तो सर जो ऑल सच ये जीरो लैम्डा के में लिए हो सकता है? 0 के लिए ही पॉसिबल, ठीक है ना, और कोई वॉल्यूम पॉसिबल नहीं हो पाएगी, ठीक है। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि जब इसको आप इवेल्युएट करोगे ना बेटा तो लैम्डा इंटू यहाँ पे आ जाएगा 1 + 6, तो 7 लैम्डा आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो भैया ये अगर नॉन जीरो हो गया ना तो नॉन जीरो अपॉन जीरो इन्फिनिट हो जाएगा, विच गिव्स यू नो सोल्यूशन। तो इसको 0 होना ही पड़ेगा, उसके लिए लैम्डा को 0 होना पड़ेगा, ठीक है ना। आई गेस दिस इज प्रीटी मच क्लियर। विल गो फॉर वन मोर क्वेश्चन ऑफ द सेम टाइप। चलें एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच सिस्टम ऑफ इक्वेशन पोजेसेस अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। वापस से होमोजेनियस का क्वेश्चन हमने ले लिया है। तो नॉन ट्रिवियल मतलब अभी तो बताया नॉन ट्रिवियल मतलब 0 0 0 के अलावा भी सॉल्यूशंस होने चाहिए। ट्रिवियल मतलब 0 0 0, नॉन ट्रिवियल मतलब 0 0 0 के अलावा भी होने चाहिए। मतलब इन्फिनिटली में नहीं होंगे ना, होमोजेनियस में दो ही होता है, या ट्रिवियल होगा या नॉन ट्रिवियल होगा। ट्रिवियल मतलब 0 0 0, वो कब होगा? देखो आपके पास फ्लो चार्ट आपने बनाया है, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तो 0 होता ही है फॉर ट्रिवियल। ट्रिवियल बता रहा हूँ, इसके लिए डेल्टा नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन ट्रिवियल के लिए क्या होना चाहिए? डेल्टा इक्वल टू 0 होना चाहिए। नॉन ट्रिवियल के लिए क्या होना चाहिए? डेल्टा इक्वल टू 0। कंफ्यूज मत हो सर जाओ, नॉन ट्रिवियल मतलब सर इनकंसिस्टेंट नहीं है। सर वो जो नोट लिखी थी उसमें ऐसा भी लिखा था कि मतलब इनफाइन नो सोल्यूशन भी हो सकता है ना, अगर डेल्टा इज इक्वल टू 0 और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा अरे 3 इज तुम इक्वल टू कंफ्यूज 0। मत हो, मैं यही बता रहा हूँ। वो बेटा उसके केसेस में जब नॉन होमोजीनियस होगा। नॉन हाँ सर। होमोजीनियस के नीचे नोट लिखी थी, ये होमोजीनियस लिखा हुआ है। समझे कि नहीं समझे? वो नोट नॉन होमोजीनियस के नीचे लिखी हुई थी। हाँ सर, लेकिन इधर होमोजेनियस कहाँ लिखा है वो वाले क्वेश्चन में? अरे ये देखो ना, 0 0 0 बन रहा है ना ये। सर मैं पिछले वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, उसमें भी मतलब पहले से नहीं बन उसमें रहा तो था। बेटा 0 आ जाएगा तो होमोजीनियस बन जाएगा ना ये वाला। ये पिछले हाँ क्वेश्चन सर। में अगर लैम्डा की जगह 0 आ जाएगा तो होमोजीनियस बन जाएगा ना बेटा। अगर यहाँ पे 1 हो जाएगा मान लो, 2 हो जाएगा मान लो, 3 हो जाएगा, तो जो डिटरमिनेंट अपन इधर इवैल्यूएट करे थे वो 7 लैम्डा है, तो वो ऑटोमेटिकली नॉन जीरो हो जाएगा। तो उस केसेस में नो सॉल्यूशन आ जाएगा, सीधा सीधा आंसर। हाँ मतलब लैम्बडा की वैल्यू आई इसी कारण। ठीक है, सर के की वैल्यू -12 आ रही है। क्या आ रही है? -33/2 आनी चाहिए। देख लो, इवैल्यूएट भी कर रखा है यहाँ पे अपन ने, डेल्टा लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन के सामने। इवैल्यूएट कर लो इसको, देखो आपने कैसे ओपन करा है, चेक कर लो एक बार। तो के की वैल्यू यहाँ से आपके पास बननी चाहिए माइनस, क्वेश्चन एक बार लिखना है। लिखो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जब नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, डेल्टा 0 हो गया है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 भी 0 हो गया है, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता उस केसेस। ठीक है, ठीक है, इज इट क्लियर? हाँ सर, वो नेक्स्ट स्क्रीन करो। ठीक है ना, तो ये आप लोग एक बार देख लो, के का वैल्यू -33/2 होना चाहिए। फॉर डेल्टा इक्वल टू 0 के हैज टू बी 33/2। ठीक है, ठीक है ना, सबको क्लियर है ये चीज? आई थिंक टेंसी का भी मेरे पास आंसर आ गया, यस। ठीक है ना, तो के का वैल्यू 33/2 आ जाना चाहिए आपका। अब एक क्वेश्चन ऐसा मैं ले सर लेता वो हूँ एक जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट्स और में एक क्लियर कर। लिखना है। हाँ बेटा लिख लो, के की वैल्यू 33/2। ठीक है, सबका आंसर आ गया? अली असगर देख लिया आपने क्या मिस्टेक करा हुआ है? यस सर। ठीक है ना, चलो
ओके तो एक क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स में क्लियर कर दूं और कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें आपको मैं बता दूं। जैसे ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल द क्वेश्चन इज दिस। अभी इसको बताना चाहिए, चलो बता देता हूँ मैं। एक्चुअली जब डेल्टा भी ज़ीरो हो जाता है, डेल्टा एक्स भी ज़ीरो हो जाता है और डेल्टा वाई डेल्टा जेड भी ज़ीरो हो जाता है। हाँ बेटा ठीक है, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ, मैं चाहता नहीं हूँ आपको ये चीज़ बताऊँ। बताऊँ क्या? ठीक है ना, नहीं डिस्कस करेंगे इसको, हम बाद में डिस्कस करेंगे तो भी चलेगा। बता दूँ क्या? आप जैसा तो बोलो। बता दो। देखो डेल्टा जब ज़ीरो होता है और डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड भी जब ज़ीरो होता है, ठीक है ना, तो उस केसेस में होता क्या है? उस केसेस में दो कंडीशंस हमने देखी, या तो इनफाइनाइट होगा या तो नो सोल्यूशन होगा। तो एक्चुअली होता क्या है, जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है मैं ये बता दूं आपको। इनफाइनाइट सॉल्यूशन उस केस में होता है जब एक इक्वेशन दूसरे का मल्टीपल हो। एक इक्वेशन दूसरे का मल्टीपल हो, मतलब x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 6 लिखा है और दूसरी इक्वेशन लिखी हुई है 2x प्लस 4y प्लस 4z इज इक्वल टू 12 लिखी है। तो अगर एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन का मल्टीपल होता है तो उस केसेस में आपको इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन मिलता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा तो इसीलिए P का होता आंसर है, 2 आएगा। हाँ ठीक है ना, नो C मतलब सॉल्यूशन, P का आंसर 2 नो सॉल्यूशन के लिए, ठीक है ना। तो ये मेरा एक कॉन्सेप्ट आप थोड़ा समझ लो। एक्चुअली ये लिखा क्या हुआ है पता है? ये जो 3 वेरिएबल में लिखा हुआ है, ये 3 वेरिएबल में जो चीज लिखी हुई है, ये 3 वेरिएबल में जो चीज लिखी है, ये प्लेन की इक्वेशन होती है। किसकी इक्वेशन होती है? प्लेन की इक्वेशन होती है। और अगर ये इसका मल्टीपल है, मतलब ये सेम प्लेन की इक्वेशन 2 बार लिखी है। अब सेम प्लेन की इक्वेशन 2 बार का मतलब क्या है? ये प्लेन की इक्वेशन है और यही प्लेन की इक्वेशन वापस लिखी है, ठीक है ना। एक ही प्लेन की इक्वेशन 2 बार लिखी है। अब इन्हीं का हम एक्चुअली 3 लीनियर इक्वेशन जो सॉल्व करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 3 लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं, मतलब 3 प्लेन को हम सॉल्व कर रहे हैं और इनको सॉल्व करने पे जो सोल्यूशन मिलता है वो उसका मतलब है 3 प्लेन का सोल्यूशन। मतलब अगर 3 प्लेन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो उनका एक सोल्यूशन आएगा, वो एक पॉइंट होगा। अगर 3 प्लेन एक अगर यही 3 प्लेन आपके अगर यही 3 प्लेन आपके अगर ऐसे इंटरसेक्ट कर जाएं जिसमें इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन मिलता है, वो मतलब क्या है कि वो तीनों एक लाइन में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वो कब होगा? जब 2 प्लेन कोइंसिडेंट हो गए और तीसरा प्लेन ऐसे खड़ा आ जाए। मतलब जो ये आप एक पेपर ले लो, 2 पेपर्स को 90 डिग्री पे ले लो, है ना, तो वो जब कट करेंगे तो एक लाइन, कॉमन लाइन पे कट करेंगे, ठीक है ना। ये प्लेन जब इसमें से पास होगा, जब इसको प्लेन कट करेगा तो वो इस तरीके से कट करेगा, ठीक है ना। किस तरीके से कट करेगा? ताकि एक कॉमन लाइन दिखे मुझे इन दोनों के इंटरसेक्शन की, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। नो सॉल्यूशन किस केस में आएगा? नो सॉल्यूशन एक केस उसमें आएगा जिसमें 2 पैरेलल कॉमन प्लेन लाइन दिए। वाला समझ में नहीं आ रहा। इसके लिए बेटा आप ऐसे सोचो, एक प्लेन ऐसा दिया हुआ है आपको और 2 प्लेन जो दिए हुए हैं वो इसमें से पास होने वाले प्लेन दिए हुए हैं, ठीक है ना। एक पेपर ले लो आप और उस पेपर को जब आप इस प्लेन से दूसरे पेपर से पास करवाओगे तो आप देखोगे कि ये एज जो है ना इसकी, ये एक लाइन की तरह एक्ट कर रही है। तो मान लो इसमें से पास हो गया तो एक कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आ गया ना दोनों का। समझ आ रही है मेरी बात? क्या इमेजिन कर पा रहे हो आप? एक पेपर के ऊपर दूसरा पेपर आप इंसर्ट करने की कोशिश करो तो वो उसको नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि एक लाइन जो है, ऐसी लाइन उसको टच करेगी। तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन को ही मैं बोल रहा हूँ इंटरसेक्टिंग लाइन। ये जो दोनों की कॉमन इंटरसेक्शन वाली लाइन है वो लाइन है, ठीक है ना। तो प्लेन अगर एक दूसरे का मल्टीपल बनता है तो उस केसेस में हमको इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन मिलता है। लेकिन किस केसेस में नो सॉल्यूशन मिलेगा? जिस केसेस में एक प्लेन दूसरे प्लेन के पैरेलल हो जाए और फिर तीसरा प्लेन तो कैसे भी आप पास करवा दो, तीनों का कॉमन इंटरसेक्शन नहीं हो सकता। दिस इज वेरी मच रिजेंबलिंग टू
लाइंस। जो लाइन होती है, दो लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में सॉल्व करते हो तो क्या मिलता है? लाइन मिलता है। इसी तरह तीन लीनियर इक्वेशन तीन वेरिएबल में जब सॉल्व करते हो तो क्या मिलता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स मिलता है। दो लाइन पैरेलल होगी तो क्या कहीं उनका इंटरसेक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता। सिमिलरली दो प्लेन जब पैरेलल होंगे तो उनका इंटरसेक्शन नहीं मिल सकता। दो लाइन पैरेलल का मतलब क्या है? दोनों लाइन पैरेलल में कैसे प्रूव करता हूँ? जस्ट कांस्टेंट पार्ट में चेंज कर देता हूँ लाइन में, है ना। एक लाइन का दूसरे लाइन के साथ पैरेलल कब बनेगा? जब सिर्फ कांस्टेंट पार्ट डिफर करेगा। सेम प्लेन में कॉन्सेप्ट है। एक प्लेन दूसरे प्लेन से कब डिफर करेगा? पैरेलल कब हो जाएगा? जब सिर्फ कांस्टेंट डिफरेंट हो जाए। मतलब एक लाइन, एक प्लेन की इक्वेशन जो है वो है x प्लस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 5 और दूसरे की इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 6। तो आपको ये दिख रहा है 5 और 6? ठीक है। तो क्वेश्चन को हम नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन को बता दूं क्या? मेरा मन ऐसे मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ज्यादा टाइम जा रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, बार बार मुझे ऐसे ही हो रहा है, ठीक है ना। बट दिस इज जस्ट फॉर मेकिंग योर अंडरस्टैंडिंग बिट बेटर। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपका मैं बेटर कर दूं इसलिए मैं आपको बता रहा था, ठीक है ना। जब दो पैरेलल प्लेन आ जाएंगे आपके पास, उस केसेस में तीसरा प्लेन आप कैसे भी पास करवा लो कभी इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगा उससे। इज इट क्लियर? तो चलो मैं बताने के लिए क्वेश्चन को सॉल्व कर ही लेते हैं भाई होता है ना, अभी खाना लग गया है तो खा ही लिया जाए, ठीक है ना। जिनको ऐसा लग रहा है कि सर नहीं देखना है तो वो छोड़ सकते हैं क्लास, जिनको इंटरेस्ट है जो समझना चाहते हैं वो रह सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसको आपने सॉल्व करा तो सॉल्व करने के बाद आई गेस आपको ऐसा कुछ मिला होगा। डेल्टा का वैल्यू p माइनस 2 q माइनस 3 मिलेगा, डेल्टा x का वैल्यू ये मिलेगा, डेल्टा y और डेल्टा z का वैल्यू ये मिलेगा आपको, ठीक है ना। डेल्टा का वैल्यू ये मिल रहा है, डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z के ये वैल्यूज आपको मिल रहे हैं। ये आपके पास डेल्टा है यहाँ पे, सॉरी ये तीन इक्वेशंस है उनमें से हमने डेल्टा निकाला है। अब सी कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर क्रिस्टल हो जाएगा। अगर मैं p की वैल्यू 2 रखता हूँ, ठीक है ना, जेईई एडवांस में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगर p की जगह मैं 2 रखता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, सारे 0 हो गए, ठीक है ना। तो लफड़ा होगा। पहले तो यूनिक सॉल्यूशन का तरीका निकालना हो। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है? डेल्टा नॉन जीरो हो जाए, डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z से कोई लेना देना नहीं है। तो डेल्टा नॉन जीरो कब होगा? जब ना p2 होगा ना q3 होगा। तो इस केसेस में क्या हो जाएगा आपके पास? यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। तो सारे बच्चे इसको लिख लो। सर यूनिक सॉल्यूशन कैसे वापस एक बार खाली? हेलो सर। यस बेटा। सर ये यूनिक सॉल्यूशन वाला एक बार देखो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन आपको याद है? यहाँ पे हमने जो लिखी हुई है, क्या कंडीशन लिखी है? देखिए जो हमने फ्लो चार्ट बनाया, फ्लो चार्ट है आपने बनाया, ये बनाया हुआ है आपके पास लिखा हुआ नॉन नहीं होमोजीनियस सर वाला। बनाया। देखो नॉन होमोजीनियस का जो आपने लिखा है वो देख लो, आपने थ्योरी जो लिखा है क्या बोल रहा है उसमें? डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 फॉर यूनिक सोल्यूशन। क्या लिखा है? डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 फॉर यूनिक सोल्यूशन। तो अगर मैं अपना क्वेश्चन यहाँ देखता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेल्टा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 वो कब होगी? जब P2 हो जाएगा Q3 हो जाएगा। इज इट क्लियर? है ना। P2 नहीं होना चाहिए, Q3 नहीं होना चाहिए, उस केसेस में मेरा डेल्टा नॉन जीरो होगा। अब ये चीज हमेशा दिमाग में क्रिस्टल क्लियर रखो। x क्या होगा? डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा तो एक्स वाई जेड की कुछ ना कुछ अच्छी खासी दिखने में वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी। तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इज इट क्लियर? दिस इज हैविंग वेरी मच रिजेम्बलेंस टू लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाला, a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। याद है ना आपको? तो नॉट इक्वल टू मतलब अगर मैं इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर दूं a1 b2 माइनस a2 b1 तो ये नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। मतलब ये एक्चुअली 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट है। तो वहीं से ये कंडीशंस, वैसे ही सारी की सारी डिग्री ये 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन जो हम कर रहे हैं उसका भी सेम कंडीशन वहीं से आया है, ठीक है। ये दोनों चीजें बिल्कुल सेम है। इज इट क्लियर? केस 1 सबको क्लियर हो गया। अब केस 2 देखो, p की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, q की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, केस 1। अब मान लेते हैं p की वैल्यू 2 हो जाती है, ठीक है ना। p की वैल्यू 2 हो गई तो क्या हो गया? ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। अब हो गया लफड़ा। लफड़ा मतलब डेल्टा इक्वल टू डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा z इक्वल टू 0। अब मैंने आपको क्या बताया था? इस केसेस में या तो यूनिक
या तो इनफाइनेटली मेनी होगा या तो नो होगा, ये आपके पास लिखा हुआ है। इज इट क्लियर? यस सर। समझ आ रहा है? चीजों को लिंक करते हुए चल रहे हैं। डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड तीनों इक्वल टू जीरो, सब जीरो हो गया। तो अब या तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा या तो इनफाइनेटली मेनी आ जाएगा। वो हम कैसे बताएंगे? मैंने अभी आपको जो थ्योरी थोड़ा बताया प्लेन के बारे में, वहां से हम बता सकते हैं। तो मैंने क्या बोल दिया कि P इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है ना। तो P इक्वल टू 2 होने की वजह से ये Q को भूल जाओ अभी आप, फॉरगेट अबाउट Q। P इक्वल टू 2 खाली सिर्फ मैंने ले लिया। तो P इक्वल टू 2 जैसे मैंने लिया तो यहाँ पे 2 हो गया। तो अगर आप गौर से देखो, प्लेन जो 1 है और प्लेन जो 3 है, ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल दिख रहे हैं क्या? डबल है इसका, दिख रहा है क्या? हाँ सर, तो इनफाइनाइटली हो जाएगा। सीधा खत्म। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 10। तो इस केसेस में क्या आ जाएगा? सेम इक्वेशन 10 देर आर। तो यहाँ पे क्या मैं बोल सकता हूँ केस 2 के अंदर? इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। क्या बोल सकता हूँ? इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस एज टू प्लेन्स विल बी इंटरसेक्टिंग इन अ लाइन। ठीक है। अब इसका और अंदर डीप में है, वो हम सब धीरे धीरे सीखेंगे जब हम प्लेन पढ़ेंगे कि लाइन की इक्वेशन कैसे निकाले, जो ये कॉमन लाइन है, ये सब पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ जो हमको अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा क्रिस्टल क्लियर करने के लिए जानना है वो ये है कि इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो मेरा P अच्छा, Q के बारे में सर आपने कुछ नहीं बताया। तो बेटा Q से हमको, अगर मान लो Q हमारा 3 है या Q हमारा 3 नहीं है, दो केसेस हो सकते हैं। तो मान लो Q हमारा 3 नहीं है, तो अगर Q मेरा 3 नहीं है तो यहाँ पे एक बार थोड़ा ध्यान से देखो आप, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये लाइन आप देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे? ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे का मल्टीपल है। क्या ये थर्ड वाली लाइन किसी का मल्टीपल हो जाएगा क्या? क्योंकि किसी वैल्यू के लिए कभी नहीं हो पाएगा। कभी हो पाएगा क्या? कभी नहीं हो पाएगा। क्यों? एक लाइन दूसरे के मल्टीपल की कंडीशन क्या होगी? a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 बराबर होना चाहिए। लेकिन यही इक्वल नहीं हो रहा है किसी भी के साथ भी इस लाइन का। तो q की वैल्यू अगर मैं 3 भी रखता हूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, q की वैल्यू मैं 3 नहीं रखता हूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप कोई भी वैल्यू रख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज दिस क्लियर? अब चौथा केस ले लेते हैं। देखो P2 नहीं होना चाहिए, Q3 नहीं होना चाहिए। P2 हो जाए, Q3 हो जाए, P2 हो जाए, Q3 ना हो। ये तीन केसेस हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो चौथा केस बन सकता है वो क्या हो सकता है कि P। सर हाँ बेटा। सर वो पीछे वाली स्क्रीन स्क्रीन करो ना, मतलब हाँ 287 वाली। 287 वाली, ये वाली देखो, ठीक है ना। अब चौथा केस देख लेते हैं। चौथे केस में क्या ले रहे हैं हम? P2 नहीं होगा और Q3 होगा। तो P2 नहीं होगा मतलब क्या हो गया? डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड में डेल्टा एक्स नॉन जीरो हो गया, डेल्टा जेड भी नॉन जीरो हो गया, लेकिन डेल्टा जीरो हो गया। इस केसेस में क्या आ जाएगा? नो सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास, सीधा सीधा। हाँ सर। ठीक है। तो अगर आपने क्वेश्चन सीख लिया, ये क्वेश्चन समझ लिया, तो इस चैप्टर में इससे डिफिकल्ट केस चीज कुछ नहीं है। क्या वो बताओ केस बेटा? 3 खाली केस केस 3। 3 में हम ये बोल रहे हैं कि मान लो Q का वैल्यू 3 हमने ले लिया, तो ये Q का वैल्यू 3 लिखने से क्या हो गया? ये अब हुआ क्या? वापस से वही चीज, प्लेन 1 और प्लेन 2 एक दूसरे के मल्टीपल है, प्लेन 3 एक दूसरे के हाँ मल्टीपल है, लेकिन प्लेन 2 तो कोई एक प्लेन है, ठीक है ना। अब दो प्लेन गिवन है आपको, एक दूसरे के मल्टीपल मतलब सेम प्लेन दिया हुआ है, ठीक है ना। प्लेन का मतलब सिर्फ इतना रेक्टेंगल नहीं है, अनंत तक चलती जा रही है शीट जो है ना, कभी खत्म नहीं हो रही है। एक्स वाई प्लेन है। अब दूसरा प्लेन जो है वो आप कैसे भी लेके आ जाओ, ऐसे लेके आ जाओ, ऐसे लेके आ जाओ, ऐसे लेके आ जाओ, तो वो कहीं ना कहीं तो इसको काटेगा ही काटेगा। और जहां भी काटेगा, जिस भी ओरिएंटेशन में आप पेपर को इसके ऊपर रखोगे, कहीं ना कहीं, जैसे मान लो ऐसे आपने ओरिएंटेशन पेपर रखा तो यहाँ लाइन बनी, ऐसे ओरिएंटेशन में आपने रखा तो ये लाइन बनी। कैसे भी रखो आप, लाइन बनेगी ही बनेगी। किस केसेस में नो सॉल्यूशन आ जाएगा? ध्यान रखना, किस केसेस में नो सॉल्यूशन आ जाएगा? अगर ये इसका मल्टीपल ही हो जाता लेकिन पैरेलल बन जाता। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एक प्लेन ऐसा आ गया मेरे पास, मैं थोड़ा ब्लैक से ले लेता हूँ। देखो एक प्लेन ऐसा आ गया, दूसरा प्लेन भी इसके ऊपर ही ऐसा आ गया, और तीसरा प्लेन कहीं इसके ऊपर आ गया। समझ आ रही है मेरी बात? तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अब ये इसके पैरेलल कब होता? जब ये और ये रेशियोज इक्वल है, ठीक है। पैरेलल की कंडीशन जैसे लाइन में होती है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, वैसे प्लेन में होती है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 एंड नॉट इक्वल टू d1 बाई d2। मतलब सिर्फ कांस्टेंट बदल दो आप तो पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो Q3 रखूं या 3 ना रखूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्लेन कहीं ना कहीं इन दोनों को जाके काटेगा ही काटेगा। यस बेटा टेल मी।
XYZ अगर मल्टीपल हो तो कहीं ना कहीं काटेगा, मतलब सर ये कोइंसिडेंट। क्वेश्चन हो गया। डन, वी आर डन विद द क्वेश्चन, वी आर डन विद एवरीथिंग। आप आराम कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। ओके, जिसको जो डाउट है वो रुक के पूछ सकता है। जिसका हो गया है लिख लिया आपने, आप जा सकते हैं। चैप्टर इज डन, डिटर्मिनेंट्स इज कंप्लीट। एक एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप में इफ देयर एनी डाउट्स यू हैव। ओके सर यस बेटा पूछो। सर वो डाउट्स मतलब वो फोटो लेके रात को भेज दे तो चलेगा ना, मतलब आप सुबह चलेगा तो रिप्लाई करना। भेजो ना। हाँ हाँ भेज दो, बट भेज देना, हाँ ठीक है ना। बट ऐसे मत सोचना कि हाँ। सर अभी इंस्टेंट रिप्लाई कर देंगे। इफ आई एम देयर, मतलब मेरे नो पास सर बोलते हैं मतलब ना पेन पेपर अवेलेबल होगा तो मैं इंस्टेंट भेजता हूँ। लेकिन अगर हाँ अवेलेबिलिटी पेन पेपर की नहीं है तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि ठीक है चलो मैं बाद में भेज दूंगा, या ऑडियो सोल्यूशन पॉसिबल होगा तो मैं वो भी भेज दूंगा, ठीक है ना। अच्छे से आप लोग सॉल्व यस करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, इस बार का एग्जाम अच्छे से लिखना, ठीक है। यस अलियसगर टेल मी बेटा। थोड़ा सा नॉइज ज़्यादा आ रहा है।